लोग आपकी स्टोरी जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो हम 3 को-फाउंडर्स हैं, तीनों IITians हैं। कॉलेज से काफ़ी सारे सीनियर्स, कोई फ्लिपकार्ट चालू कर रहा है, कोई जोमेटो जूनियर जोमेटो चालू कर रहा है। जब से एलॉन मस्क ने इंटरेस्ट दिखाया है तो कई बार लोगों को रॉकेट ऊपर जाता हुआ और नीचे आता हुआ दोनों दिखा है। अगर आपको लॉन्ग रन में कोई चीज़ को सस्टेन करना है तो आपको उसका ट्रू प्राइस तो डिस्कवरी तो कराना पड़ेगा ना। ग्राफिक कार्ड्स की जो सेल है वो गेमिंग की वजह से नहीं है। बिटकॉइन का वैल्यूएशन कैसे होएगा? आपके पास अगर 100 रुपए हैं तो 100 रुपए में से आपके कितने रुपए क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टेड? तो सिस्टम में 21 मिलियन ही बिटकॉइन है। 19 मिलियन ऑलरेडी डिसिपेट हो चुके हैं रिवॉर्ड की तरह। ऐसा नहीं होता है कि आप सारी चीजें प्रॉफिट में ही लॉक करोगे, लॉसेस भी हुए। और ये मुझे मेरे प्रोफेसर ने समझाया था, इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो एक अलग है और ट्रेडिंग पोर्टफोलियो एक अलग है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गो सेल्फ मेड शो। वेल, आप में से बहुत सारे लोगों का क्रिप्टो करेंसीज में इंटरेस्ट है। आप लोग देख रहे हो कि बिटकॉइन ने कैसे रैली किया और उसने $1 लाख का मार्क ब्रेक कर दिया। अब $1 लाख बिटकॉइन हो गया। आने वाले टाइम में बिटकॉइन कहाँ जाने वाला है, कहाँ तक गिरेगा, बहुत सारे आपके सवाल हो सकते हैं। बट जो ये जाने वाला है या गिरेगा, क्या इस पर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है? शायद बन सकती है। लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। बट आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अब आप क्रिप्टो करेंसीज के अंदर बिटकॉइन, इथेरियम या जो ऑल्ट कॉइन्स भी हैं उसके अंदर ना सिर्फ फ्यूचर बल्कि आप ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो, एंड स्पेसिफिकली बिटकॉइन एंड इथेरियम। तो अगर आपको लगता है कि क्रिप्टो करेंसी में फ्यूचर है या फिर आप इसके अगेंस्ट हो कि भाई मुझे लगता है यार ये तो बर्स्ट होगा, तो गिरने पे भी आप पैसे कमा सकते हो। आप लोग ऑलरेडी ऑप्शन ट्रेडिंग को आप समझते हैं, बट ऑप्शन ट्रेडिंग को आज हम समझेंगे क्रिप्टो करेंसी के पर्सपेक्टिव में। ऑल्दो हम इसे इतना डीप डाइव करने वाले हैं कि आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता लगने वाली है जो आपको पहले पता ही नहीं है। इसके साथ साथ हम कुछ ऐसी स्टोरीज के बारे में बात करेंगे जो आपने पहले कभी सुनी नहीं होंगी। आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है। ही इज द को-फाउंडर ऑफ डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म इन इंडिया, जिस पर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों ट्रेड कर सकते हैं। एंड वो जब आपको अपनी स्टोरीज बताएंगे तो आपको इतने इनसाइट्स मिलने वाले हैं, बिकॉज ही इज हिमसेल्फ अ ट्रेडर फर्स्ट एंड देन एंड एंटरप्रेन्योर। तो शुरू करते हैं विद वन एंड ओनली मिस्टर पंकज बालानी। सर, स्वागत है आपका हमारे गो सेल्फ मेड शो पर। थैंक यू पुष्कर, थैंक्स फॉर हैविंग मी, ग्लैड टू बी हियर। आप कभी इंडिया में होते हो, कभी दुबई होते हो, आपका शेड्यूल इतना बिजी रहता है, बट यू आर हियर कि हमारे ऑडियंस आपसे सीख पाए। वी आर सो ग्लैड। नहीं, हम लोगों का काम ही है कस्टमर्स के लिए, तो हम वही दीज आर द टाइम्स वी लिव फॉर, तो ये तो करना है। लोग आपकी स्टोरी जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं कि आज आप एक पूरा एक्सचेंज रन कर रहे हो। हाँ। बट आप की जर्नी क्या रही? आपकी उस जर्नी में क्रिप्टो करेंसी कैसे एंटर हुआ, कैसे आपको पता लगा बिटकॉइन के बारे में, एंड देन योर ओन एक्सपीरियंसेस। लोग वहां से आपकी स्टोरी को जानने में बहुत एक्साइटेड होंगे। श्योर। तो मैंने अपनी पढ़ाई करी IIT दिल्ली से। जी। IIT दिल्ली मैंने अटेंड किया, वहाँ से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, बीटेक। फिर मेरे को आई वाज वेरी लकी, मुझे सीधे UBS में हांगकांग में जॉब मिला। ओके। एंड आई वाज वेरी लकी टू गेट अब्सॉर्ब्ड इन वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑप्शंस ट्रेडिंग डेस्क इन द वर्ल्ड। ओके। काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला, काफ़ी बड़े हेज फंड्स के साथ मैंने, आई थिंक वर्ल्ड के लार्जेस्ट हेज फंड्स के साथ मैंने काम किया हुआ इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट एंड काउंटर पार्टी रिलेशंस। Then I covered pretty much all the regional markets in Asia, Hong Kong, Singapore, Taiwan, India, Korea, इन सब मार्केट्स की मुझे काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग। मैंने खुद हेज फंड्स के साथ काम किया और इस इंडस्ट्री में कैपिटल मार्केट्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग, एशियन कैपिटल मार्केट्स में, इक्विटी कैपिटल मार्केट्स में मैंने करीबन 10-12 साल काम किया। उसके बाद मैंने एक स्टार्टअप जाके ज्वाइन करी, क्योंकि इंटरनेट में बहुत इंटरेस्ट था और हमेशा से ये था कि कॉलेज से काफ़ी सारे सीनियर्स, कोई फ्लिपकार्ट चालू कर रहा है, कोई जोमेटो जूनियर जोमेटो चालू कर रहा है, तो काफ़ी क्लोज फ्रेंड सर्कल में काफ़ी अच्छी कंपनियां निकली थी। जी। तो ये था कि हम लोग भी कुछ ट्राई करते हैं इंटरनेट पे। तो देन आई वेंट एंड जॉइंड एन ई-कॉमर्स कंपनी एंड आई वाज लीडिंग प्रोडक्ट एंड ग्रोथ देयर। ओके। एंड आफ्टर वर्किंग फॉर कपल ऑफ ईयर्स, ये था कि कुछ अब अपना करते हैं। तो आई गॉट टुगेदर विद अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन, जिनका बैकग्राउंड भी मेरे जैसे ही है। तो हम 3 को-फाउंडर्स हैं, तीनों IITians हैं। मेरे जो दूसरे को-फाउंडर हैं उनका बैकग्राउंड है IIT खड़गपुर। उसके बाद मेरी तरह वो सिंगापुर में GIC के साथ थे, विच इज़ द लार्जेस्ट सॉवरेन फंड ऑफ सिंगापुर, विच इज़ द सिंगापुर गवर्नमेंट का सॉवरेन फंड। और उसके बाद सिटी बैंक के साथ इंडिया में थे, इक्विटी रिसर्च। तीसरा हमारा जो को-फाउंडर है, हु लीड्स आवर टेक, ही इज़ फ्रॉम IIT बॉम्बे, कंप्यूटर साइंस। went on to start Tiny Owl and then was co-founder of Housing.com. Okay. तो सब लोग इस सर्किट में थे, मिलते रहते थे, बातें करते रहते थे।
ये था कि कुछ अपना करते हैं एंड देन वी स्टार्टेड टू लुक एट बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी अराउंड 2017 जब काफ़ी एक्शन हुआ था मार्केट। उस टाइम पे एक चीज़ लगी कि अगर ये मार्केट्स को बड़ा होना है तो दैट वाज क्रिप्टो करेंसी की आप जर्नी देखोगे ना तो 2017 में पहली बार ये बातें होना चालू हुई थी कि इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन होएगा, राइट। और आज देखो 2024 में एक्चुअली हो रहा है, हो गया। हाँ अब हो रहा है, ETFs आ गए, ETFs आ गए, 1 साल हो गया, पर फिर भी देखो 6 साल फिर भी लगे, तो चीज़ें स्लो होती हैं पर उनके आपको एंगल दिखने लग जाते हैं पहले। तो ये पता लग गया था कि क्रिप्टो एक बड़ा मार्केट बनेगा, एक बड़ी एसेट क्लास बनेगी, और उस टाइम पे ये भी आइडिया लग गया था कि अगर इसको एक बड़ी एसेट क्लास बनना है तो यहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के मार्केट्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कभी भी सीरियस पैसा डिप्लॉय नहीं कर सकते किसी एसेट क्लास में अनलेस आपके पास हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल। तो अगर किसी फंड मैनेजर को सीरियस पैसा डिप्लॉय करना है बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसी में, तो उसको वॉलेटिलिटी से डील करने के लिए ऑप्शंस या फ्यूचर्स का मार्केट चाहिए, और मार्केट बनेगा तो फिर सबके लिए बनेगा, रिटेल इंस्टीट्यूशन, एक पार्टिसिपेंट तो उसमें होता नहीं, और सभी पार्टिसिपेंट्स का रोल भी होता है, कोई ट्रेड कर रहा है उसका भी रोल है, कोई आर्बिट्राज कर रहा है उसका भी रोल है, कोई हेजिंग कर रहा है उसका भी रोल। तो फिर कमिंग बैक टू माई स्टोरी, तो हमें ये था क्योंकि हम डेरिवेटिव्स बैकग्राउंड से आते थे, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग के मार्केट्स के बैकग्राउंड से आते थे, तो ये था कि अच्छा डॉट्स कनेक्ट करते हैं, क्रिप्टो करेंसी एक बड़ा मार्केट बनने वाला है, हम लोग इंटरनेट से आते हैं, हमको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, इंटरनेट में इंटरेस्ट है, और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हमको आता है, तो यहाँ पे कुछ चालू करते हैं जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म चालू करते हैं। और जब हमने चालू किया था तब कुछ नहीं था, मतलब फ्यूचर लिक्विड नहीं थे, एक कॉइन पे भी नहीं मिलते थे, तो पहले तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो पहले कुछ साल हमें टेक बनाने में लगे, फिर हमने ये कहा कि चलो अब मार्केटिंग करते हैं, बिजनेस ग्रो करते हैं, और आज हम एक सर्टेन प्लेस पे हैं, अब हमने डेडिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग करना शुरू करी है। अभी डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे भी करीबन 17,000 करोड़ का वॉल्यूम ऑन अ डेली बेसिस एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग होती है। तो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड डेल्टा एंड दिस वाज द आइडिया कि एक ऐसी डेस्टिनेशन बनानी है जहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग हो, जहाँ पे लिक्विड मार्केट्स अवेलेबल हो ट्रेडर्स के लिए, अपना व्यू एक्सप्रेस कर पाए। जो आपने शुरू में बात बोली थी ना कि मेरे को लगता है प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, पर मुझे अपना व्यू एक्सप्रेस करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है, तो वो व्यू एक्सप्रेस जो ट्रेडर कर पाएगा तो उसके लिए एक्सचेंज होना चाहिए, प्लेटफॉर्म होना चाहिए। सो ये तो अभी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि एक टाइम पे बिल गेट्स ने ट्वीट किया कि मुझे बिटकॉइन को शॉर्ट मारना, कैसे मारूं? तो जब बिल गेट्स ने ट्वीट किया और इन सब ने ट्वीट किया 2017 में कि बिटकॉइन बहुत ऊपर जा रहा है, तो उस टाइम मैं आपको बताता हूँ प्राइस के क्या डायनेमिक्स जी। मुझे याद है 2017 में रात को बिटकॉइन मैंने देखा था कि खरीदते हैं, थोड़ा सुबह खरीदेंगे, 12,000 था, सुबह उठे तो 13,000 था, अगली शाम तक 14,000 था। तो प्राइस वाज रनिंग सो फास्ट दैट इट वाज लाइक कि अब तो नहीं ज्वाइन कर सकते, राइट? एंड इट वेंट टू विद इन अ मैटर ऑफ मंथ्स, इट वेंट फ्रॉम 12,000 टू 20,000 विद इन अ मैटर ऑफ 2 months और समथिंग। माइंड यू उसके 12,000 के बेस पे 8,000 का मूव बहुत बड़ा है, 60% का मूव है, राइट? 20,000 जाने के लिए तो इतना बड़ा मूव हो गया। और उस टाइम पे काफी न्यूज आने लगी थी, काफी सारे सीजन्ड लोग ये बोल रहे थे, बिल गेट्स वाज वन ऑफ देम, कि आई एम लुकिंग फॉर फ्यूचर्स ऑन बिटकॉइन टू शॉर्ट बिटकॉइन। आई थिंक और भी कुछ लोग थे, शायद वॉरेन बफे का भी स्टेटमेंट आया था कि अगर फ्यूचर्स मार्केट होते तो मार्केट शॉर्ट होता, एंड दैट वाज आल्सो समथिंग दैट रैंग अ बेल विद अस, दैट लुक यहाँ पे जरूरत तो पड़ने वाली है, यहाँ पे डिमांड तो आने वाली है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है, राइट? और ये कोई बुरी चीज नहीं है वैसे, जैसे उस टाइम पे तो ये डिस्कशन होता था इंडस्ट्री में कि फ्यूचर्स आने ही नहीं चाहिए, इससे तो प्राइस कम होएगा। आप बिलीव करोगे क्रिप्टो इंडस्ट्री में आज सबसे बड़ा मार्केट जो है ट्रेडिंग का वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का ही है, पर बात उस टाइम पे ये होती थी 2017 में, आप क्रिप्टो के ब्लॉग्स उठा के देखोगे कि फ्यूचर्स नहीं आने चाहिए, प्राइस गिरेगा। ओके, पर प्राइस गिरेगा पर ट्रू प्राइस डिस्कवरी कैसे होगी? अगर आपको लॉन्ग रन में कोई चीज को सस्टेन करना है तो आपको उसका ट्रू प्राइस तो डिस्कवरी तो कराना पड़ेगा ना, राइट? तो ट्रू प्राइस डिस्कवरी तो तभी हो सकती है जब चीज अगर ओवर वैल्यूड है तो सेल करी जाए। तो फ्यूचर आपको ये एनेबल करता है कि अगर आपको ओवर वैल्यू हो रही है तो सेल। तो होता क्या है, जब आप थोड़ा सा ही भागोगे ना तभी लोग शॉर्ट कर देंगे, तो फिर आपका वहीं तो बेस क्लियर हो जाएगा और कंसोलिडेशन हो जाएगा। वरना क्या होगा, आप डिमांड कॉर्नर हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, मतलब आज कोई चीज है जिसके 4 या 5 ही होल्डर हैं, अगर उन्होंने बेचना बंद कर दिया तो फिर कोई और नया आदमी कैसे खरीदेगा? वो जिस प्राइस पे चाहे बेचे, राइट? तो इसको कहते हैं डिमांड कॉर्नर। तो जब कोई चीज शॉर्ट नहीं करी जा सकती, बहुत कम होल्डर्स होते हैं, तो प्राइस का सैंक्टिटी खत्म हो जाता है। फ्यूचर्स इसको, इस प्रॉब्लम को का सोल्यूशन देते हैं कि अच्छा आप वहाँ फिजिकली नहीं खरीद पा रहे या बेच पा रहे,
आप फ्यूचर्स में खरीदो और बेचो, और ये चीज़ जब होने लगती है तो फिर प्राइस डिस्कवरी ट्रू होने लगती है। तो उससे क्या होता है, प्राइस नॉर्मलाइज होता है, तो धीरे जैसे जैसे ज़्यादा ऊपर जाता है वहीं पे बेच देते हैं, तो फिर स्टेबल तरीके से ऊपर जाता है रादर देन पैराबोलिक तरीके से एक टेंजेंट में ऊपर चला गया उसके जाने से। राइट। स्टेबल तरीके से ऊपर जाना, हेल्दी ऊपर जाना होता है, बेटर होता है मार्केट से। तो जैसे अब देखिए कई सारे लोग ऐसे हैं हमारे पास, जो ऑडियंस है उसमें बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हाँ। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग कई सारे लोग अभी तक क्रिप्टो के लिए बड़ा स्पेक्टिकल है कि भाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कई लोगों को बबल ही लगता है कि भाई हो गया होगा $1 लाख बिटकॉइन, बट हमने नहीं इन्वेस्ट किया। और एज अ फाउंडर ऑफ एन एक्सचेंज तो हाँ। लोग ये जानना चाहते हैं भाई आपने क्या खुद क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट किया है तो फिर आपने कौन कौन से कॉइन्स में इन्वेस्ट किया हुआ है? देखिए ऑफ कोर्स मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, और बिकॉज हम तो इतना पास से देखते हैं मार्केट्स को, और इतने लंबे टाइम से हम ये क्रिप्टो मार्केट्स को फॉलो कर रहे हैं कि आप आपके काफ़ी ये सारे क्वेश्चंस हमें भी आए हैं। बहुत कॉमन सवाल है, बिटकॉइन का वैल्यूएशन कैसे होएगा, इसका तो कोई वो नहीं है, डिविडेंड डिस्काउंटेड मॉडल पे मैं कैसे वैल्यूएशन करूँ, यानी स्टॉक का जैसे वैल्यूएशन होता है। ये सारे सवाल हमें भी आए हैं और हमने भी रिवर्ट करे हैं, अपने आप से क्वेश्चन किया है, अपने लोगों से बात करी है, और ये सब करने के बाद ही खैर मेरा पर्सनल डिसीजन था कि हाँ मुझे ये एसेट क्लास अच्छी लगती है, और मैं होल्डर हूँ बिटकॉइन का भी और दूसरे कुछ टॉप कॉइन्स का भी। मेरे पास नीचे के जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनमें ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, क्योंकि उनमें ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छे नहीं लगते, ट्रैक करना पड़ता है। आप ट्रैक करेंगे कोई भी चीज़, अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो उसको आप ट्रैक करें कि इसमें क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं, क्या न्यूज़ आ रही है, कहाँ ऊपर जा रहा है, कहाँ नीचे जा रहा है, और क्यों जा रहा है, क्या डेवलपमेंट्स कर रही है कंपनी। तो वो ट्रैकिंग करने का क्योंकि बैंडविड्थ कम होता है, क्योंकि अपने बिजनेस में ही लगा रहते हैं, तो पर जो बड़े कॉइन्स हैं मैं डेफिनेटली होल्ड करता हूँ। आई कैन इवन जैसे बिटकॉइन तो ऑफकोर्स है ही, बिटकॉइन, ईथर, सोलाना आर फ्यू गुड नेम्स। दीज आर और भी कुछ जो भी टॉप कॉइन्स हैं लार्ज कैप्स। आप नाम ले लो, कोई बात नहीं बस यही है। तो बिटकॉइन, ईथर, सोलाना, दीज आर सम ऑफ द नेम्स दैट आई होल्ड, और लाइक आई सेड मेरे पास मेनली लार्ज कैप होल्डिंग है। So do you have Ripple in your holding? पहले था, अभी नहीं है, because I was not tracking the price movements that were happening and the news cycle that was happening. Okay. होना चाहिए था, काफी अच्छा मूव हुआ है Ripple में। Do you have Matic? Matic I have. Okay. Yes, Matic I have some, because with that team we have a very good relationship as well, so we know them. Because of that Indian. Yes. क्योंकि इंडियन टीम है तो आप रिसर्च भी ज़्यादा करते हो, आपका नेटवर्क होता है, कनेक्शन होता है, तो आप उनसे बात वगैरह भी करते हो, तो कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आता है। राइट। तो यस, ठीक है। तो अगर हम बात करें, आपके पास अगर 100 रुपए हैं तो 100 रुपए में से आपके कितने रुपए क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टेड? मेरा लार्ज पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो इज इन क्रिप्टो करेंसीज, लार्ज पार्ट ऑफ माई नेटवर्थ इज इन क्रिप्टो करेंसीज, और मुझे लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो भी लोग होते हैं क्रिप्टो में उनका ये हो ही जाता है। ओके। कि bulk of their net worth will start to become increased. So ये कब से आप इन्वेस्टेड हुई है, जो बड़ा वाला हम बोलते हैं परसेंटेज हमारी नेटवर्थ उसमें? हाँ, तो वो जब चालू किया था तब छोटा था, फिर वो बड़ा हो गया, क्योंकि When did you start? I started in 2015. 2015? तो थोड़ा चांसिंग अराउंड, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। देन 2016 में सीरियसली इन्वेस्टिंग, सीरियसली accumulation. But I've been at it थ्रू द साइकिल। 2020 में मैंने खरीदा, और अभी भी अगर मेरे पास कुछ पैसे बचेंगे तो मैं खरीदूंगा। सो यू आर बाइंग, जैसे आपने बोला बीच में मैंने रिपल निकाल दिया, तो बीच में आपने खाली भी किया अपना पोर्टफोलियो? हाँ, बीच में मैंने बेचा भी है, पर उस टाइम पे मेरा पोर्टफोलियो भी बहुत छोटा था। ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस और व्हाट, और न्यूज़? ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस और न्यूज़, या फिर समटाइम्स लैक ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर देयर ऑफ। तो कई बार जब न्यूज़ आती है तो आप रिएक्शन मोड में भी होते हो। तो जब रिपल की न्यूज़ आई थी पास्ट में, विच वाज अराउंड 2020, तब काफ़ी प्रेशर था रिपल के ऊपर। और ऐसा नहीं होता है कि आप सारी चीज़ें प्रॉफिट में ही लॉक करोगे, लॉसेस भी हुए। In fact, some of the decisions that I regret are selling too early and selling in losses. Whereas if you hold over a long term, you can make profits. But then again, like I said, you have to research and you have to buy into the story. आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप उसके बारे में रिसर्च करोगे। और देखिए, मैं भी अपना पोर्टफोलियो ना अलग रखता हूँ। इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो एक अलग है,
और ट्रेडिंग पोर्टफोलियो एक अलग है। ओके मिक्स नहीं करना चाहिए, ओके क्योंकि वो साइकोलॉजी बहुत अलग होती है। जो डिसीजन मेकिंग के रीजंस होते हैं ना, 97 पे मुझे अभी 4 दिन पहले जब फेड न्यूज आई, इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे 105 पे बिटकॉइन हैवी लग रहा था। ओके बट सॉरी, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लगता है कि हाँ, लॉन्ग टर्म में मुझे अभी भी ठीक लगता है, क्योंकि अभी भी काफ़ी चीज़ें चालू हुई हैं। जनरल मैक्रो इकोनॉमिक हेल्थ अगर ठीक है तो आई वुड से कि हाँ, इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। तो इट्स अ गुड आइडिया टू सेपरेट आउट दोज पोर्टफोलियोज। दैट इज समथिंग दैट आई डू फॉर माई सेल्फ। एंड अच्छी चीज़ ये है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे वो अपने आप हो जाता है, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे क्रिप्टो तो है ही नहीं, सिर्फ INR है। और सिर्फ INR लाओ, INR ले जाओ, तो आपकी क्रिप्टो होल्डिंग आप अलग से रखो। और यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे जो भी आपकी एक्टिविटी होगी वो ट्रेडिंग एक्टिविटी होगी। मतलब आपके प्लेटफॉर्म पे सिर्फ लोग ट्रेड कर रहे हैं, वो भी उनको कोई USDT कन्वर्जन से लेना देना नहीं है। हमारे प्लेटफॉर्म पे क्रिप्टो है ही नहीं, सिर्फ क्रिप्टो एज एन अंडरलाइंग है। जैसे आप समझो निफ्टी है, अब निफ्टी को आप फिजिकली खरीद नहीं सकते, वो तो शेयर्स का 4 स्टॉक का कॉम्बिनेशन या 50 स्टॉक्स का इंडेक्स है, राइट। तो वैसे ही हमने बिटकॉइन का एक इंडेक्स बनाया कि 3 जगह से हम बिटकॉइन का प्राइस लेके एक इंडेक्स बनाएंगे। अब इसके ऊपर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड करोगे। अब जब आप ट्रेड करोगे, लॉन्ग या शॉर्ट जाओगे, तो आप जो मार्जिन रखोगे वो इंडियन रुपी में होगा, और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो भी इंडियन रुपी में होगा। तो सब कुछ ही बायर और सेलर दोनों का, मान लो मैं लॉन्ग गया और आप शॉर्ट गए, तो मैंने भी INR रखा, आपने भी INR रखा, मेरा भी प्रॉफिट आपके अगर हुआ तो INR में हुआ, आपका लॉस हुआ तो INR में हुआ। तो नेट सब पार्टिसिपेंट्स का INR ही है। तो INR लाओ और INR ही ले जाओ, क्रिप्टो है ही नहीं। क्रिप्टो है ही नहीं, मतलब आप कह रहे हो वो हैकिंग का वो प्रॉब्लम ही खत्म है। वो भी खत्म। जो लोग कहते हैं कि वॉलेट में पैसे रखे थे और पैसे से हमने क्रिप्टो लिया तो क्रिप्टो हैक हो गया, वो नहीं हो सकता हमारे, क्योंकि आपके यहाँ जो INR है वो बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, वो पूरा बैंक में है। तो आपका जो ट्रस्ट है वो पूरा इंडियन बैंकिंग सिस्टम वाला ट्रस्ट है, पीछे ऑन द कस्टडी ऑफ फंड्स, राइट। तो कस्टडी हमारी फंड्स की जो होती है, कस्टमर फंड्स की और खुद के फंड्स की, वो सारी की सारी इंडियन रुपी में होती है, वो इंडियन बैंकिंग अकाउंट में, बैंकिंग सिस्टम में होती है। तो आपका प्लेटफॉर्म FIU रजिस्टर्ड है? FIU रजिस्टर्ड है। देखिए, एवरीवन हु इज इन क्रिप्टो, आप जनरली मैं सारी ऑडियंस को कहूँगा कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स पे करें। इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर आपको क्रिप्टो में काम करना है तो आप FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म से डील करें। और हमारा ये बहुत क्लियर है, हम हाई ऑन कंप्लायंस है, सारी चीज़ें हम प्रॉपर रस्ते करते हैं, क्योंकि हमारा व्यू ये है कि हम जो भी बनाएंगे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल होना चाहिए। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको कंप्लायंस की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सारी, जैसे FIU रजिस्टर्ड है, जो भी सारे नॉर्म्स हैं हम फॉलो करते हैं। आपका पैसा इंडिया के कहीं बाहर नहीं जाता। इंडियन बैंक, जो मैंने बताया कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम में रहता है, तो कहीं बाहर नहीं जा रहा। तो आपका पैसा किसी फॉरेन प्लेटफॉर्म पे नहीं जा रहा है, इसका ना हम ले जा रहे हैं ना आप ले जा रहे हैं, इनडायरेक्टली कुछ नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब आपका पैसा पूरा इंडिया में रह रहा है, आपको कोई फॉरेन एक्सचेंज का जो कंप्लायंस होता है वो सब देखने की और सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। और पैसा पूरा इंडिया में, आप अपने हिसाब से आराम से इंडियन कंपनी से डील कर रहे हैं, और सारे पार्टिसिपेंट्स प्लेटफॉर्म पे इंडियन है। तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी इंडियन है, लिक्विडिटी कंज्यूमर भी इंडियन है, सब कस्टमर्स, कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल सारे इंडियन है। तो ये सब चीज़ें हमने ध्यान में रख के इंडिया के लिए स्पेसिफिक सॉल्यूशनिंग करी है हमने। हमें ये लगा था कि अगर इंडिया को बड़ा मार्केट बनना है ना क्रिप्टो करेंसी में, तो यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके हिसाब से सॉल्यूशन देना पड़ेगा। ये ऐसा, अभी जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स है ना, उन्होंने ग्लोबल लोगों के हिसाब से सॉल्व करी है चीज़, राइट। हमें अपने हिसाब से सॉल्व करना, और हम इंडियन है तो हम इंडियन प्रॉब्लम्स को समझते हैं। जैसे UPI से डिपॉजिट करना। हाँ, अब UPI से डिपॉजिट है, वर्ल्ड में कहीं नहीं है, हम ही दे रहे हैं ना, इंडिया ही दे रहा है जाके। इट्स सच अ ब्रिलियंट सॉल्यूशन, राइट। इट्स अ ब्रिलियंट सॉल्यूशन। आपको इतना फास्ट ट्रांसफर वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता, राइट। और इतना फास्ट, सिक्योर, अवेलेबल थ्रू, इजीली अवेलेबल थ्रू मल्टीपल मोबाइल ऐप्स। तो ये सॉल्यूशन अगर है, अगर आपको उसके ऊपर कोई इकोसिस्टम बिल्ड करना है कि मैं छोटे छोटे पेमेंट्स कैसे कलेक्ट करूं, तो आप QR कोड से करिए। तो आपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन पैटर्न्स के हिसाब से, इंडियन डिमांड, इंडियन प्रॉब्लम को इंडियन कस्टमर के लिए सॉल्व किया। वही चीज़ हमने यहाँ करने की कोशिश की। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आप UPI से डिपॉजिट कर सकते हैं। सर, लोग ना ब्लॉकचेन को समझना चाहते हैं। हाँ। अब ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारी डिस्कशन हुई है, बट एक एक्सचेंज के को-फाउंडर से ही हम ब्लॉकचेन को आज समझते हैं कि व्हाट इज दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो मैं इसको समझाता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से, है ना। और ये मुझे मेरे प्रोफेसर ने समझाया था, जो कि मैं इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस का भी एलुमनाई हूँ, वहाँ के प्रोफेसर हैं। उनका मैंने सेशन अटेंड किया था एक्चुअली 2017। दैट वाज एन आई ओपनिंग सेशन फॉर मी, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था। दैट्स अ टाइम व्हेन आई वाज गेटिंग इनटू।
तो उस सेशन में उन्होंने एक चीज़ समझाई थी और वो काफ़ी काम की। तो ब्लॉकचेन कुछ नहीं होता है, ब्लॉकचेन ये होता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हुए ना वो सारे के सारे हम पब्लिक कर देंगे। कि मान लीजिए मैंने पुष्कर से 10 रुपए उधार लिए, ये ट्रांजैक्शन हमने पब्लिक कर दिया, तो अब सबको पता चल गया कि भाई पंकज ने पुष्कर से 10 रुपए उधार लिए। अब इसमें कोई पेपर वर्क फिर पीछे करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब कल को मैं आके ये नहीं कह सकता कि मैंने उधार नहीं लिए, क्योंकि हमने ये सोशली डिक्लेयर कर दिया है। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस जो है ना, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इन सबको आप पब्लिकली एक्सपोज कर दोगे, कि पब्लिकली डिक्लेयर कर दोगे कि वॉलेट ए ने वॉलेट बी में एक्स अमाउंट भेजा। तो इसमें 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो वॉलेट ए से एक्स कटना चाहिए, वॉलेट बी में एक्स आना चाहिए, ताकि ए दोबारा किसी और को वही पैसा ना दे दे। ऐसा भी तो हो सकता था कि आपने 10 रुपए मुझे बोले कि पंकज तुम्हें भी दे रहा हूँ, और किसी और को भी बोल दिया कि तुमको भी दे रहा हूँ, तो आपने तो डबल स्पेंडिंग कर दी। थे तो आपके पास 10 ही, आपने बेच दो को कमिट कर दिया। ऐसा तो होता ही है ना चीजें। तो ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि सबको आपने पब्लिक कर दिया कि ए ने बी को 10 रुपए दिए, तो ए से कटा, बी को रिसीव हुआ, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि अगर ये बोरो है तो ये वापस जाना। बी ये नहीं कह सकता कि मैंने ये 10 रुपए कभी लिए ही नहीं। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन। तो अब फिर ब्लॉक और चेन ये वर्ड्स क्यों यूज किए? तो एक ब्लॉक जो होता है, इट्स अ चेन ऑफ ब्लॉक्स। अब ब्लॉक क्या है उस पे आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ चेन, कि कुछ चीज है जो रिपीट होती है। तो चेन क्या होती है? कुछ इवेंट्स हैं जो, और वो किसकी चेन है? एक ब्लॉक की। तो ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस दैट हैपेंड बिटवीन द प्रीवियस ब्लॉक एंड नाउ। तो एक्स टाइम पे मैंने ये बोला कि ये ट्रांजैक्शंस हुए, उसके बाद वाई टाइम पे मैंने बोला कि ये और हुए, और फिर मैंने वो सारे ट्रांजैक्शंस लिख के दे दिए। बिटकॉइन में इंसेप्शन यानी 2008 से जब से चालू हुआ, तब से अब तक के आप सारे ट्रांजैक्शंस को ला सकते हो, उनको ऐड करके, जैसे बही खाता बनता है ना, लेजर, वो पूरा लेजर ऐड करके आप देख सकते हो कि कौन से वॉलेट से कहाँ गया था, कौन सी डेट को। तो इसमें जो ट्रांसपेरेंसी है ना, वो अनमैच्ड है और 100% है, और फॉर एवरीवन। आप कभी यही नहीं हो सकता कि ये ट्रांजैक्शन 10 साल पहले हुआ था, किसी को पता ही नहीं है किसके बीच में हुआ था। आपको ये पता है कौन से वॉलेट से कहाँ से गया, कैसे गया, कितना आया। इट्स अ फुली ट्रांसपेरेंट, कंप्लीटली रिट्रेसेबल चेन। और जो लोग इस ब्लॉक को पब्लिश करते हैं और जो लोग इस ब्लॉक को वैलिडेट करते हैं, उनको माइनर्स, उनको रिवॉर्ड मिलता है। अगेन आई एम ग्लॉसिंग ओवर अ लॉट ऑफ डिटेल, बट आई वांट टू एक्सप्लेन इट इन वेरी सिंपल टर्म्स, बट दिस इज व्हाट ब्लॉकचेन इज. So blockchain can be thought of as a distributed database. It can, but very simple terms अगर आपको समझना है, it's कुछ नहीं है, it's an open ledger. Okay. कि खुला हुआ बही खाता है जिसमें सारे ट्रांजैक्शन सबके लिखे हुए हैं, किसने किसके साथ क्या ट्रांजैक्शन किया. तो ये होती है ब्लॉकचेन. अब इसके ऊपर फिर आप पूरे वो बना सकते हो कि अगर आपको पता लग गया कि कौन से वॉलेट के पास कितनी बिजनेस की एक्टिविटी है, अच्छा ये तो इतना इन आउट करते हैं तो मैं इनको लोन दे सकता हूँ क्या, वर्किंग कैपिटल का. आपको पता लग गया कि अच्छा ए से बी में ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसका मतलब पेमेंट हो सकता है, राइट. आप पेमेंट रेल्स बना सकते हो उसके ऊपर. आप ये बना सकते हो कि ये पैसा तो एक्स काम के लिए ही दिया था, यानी मैंने पैसा दिया था. तो पहली बात तो जो हमने लोन वाली बात करी कि ए ने बी को लोन दिया है तो अब बी को वापस भी करना जी. और दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि ए ने बी को लोन तो दिया है पर सिर्फ यही काम करने के लिए दिया है और कहीं यूज़ नहीं हो सकता ये पैसा. जैसे हम एजुकेशन लोन में करते हैं कि लोन फॉर एजुकेशन ओनली, तो आप वैसा भी कर सकते हो. ये सब इथेरियम और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में आता है. कि आपने उस पर लेबल कर दिया कि मैं आपको 10 रुपए तो दे रहा हूँ पर आप सिर्फ यही काम कर सकते हो उससे और कोई काम नहीं करते. इसके बारे में पॉडकास्ट ऑन दिस, वी कैन डू अ पॉडकास्ट ऑन दिस इटसेल्फ, पर मतलब आई वुड एनकरेज द यूजर्स टू गो एंड रिसर्च ऑन देयर ओन. बट हाँ, दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ अ ब्लॉक. व्हाट अ ब्लॉकचेन इज, it's basically a transparent open ledger and that is why unlike to contrary belief कि क्रिप्टो में तो चीज़ें पता नहीं होती हैं, क्रिप्टो इज completely transparent and completely traceable for all times. तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, इस पे मुझे याद आ रही है काफ़ी अच्छी. ये डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम जो बिटकॉइन पे ब्लॉकचेन सॉल्व करती है उसके ऊपर. तो डबल स्पेंडिंग क्या होता है, आपके पास कुछ पैसे हैं, आपने वो 2 लोगों के साथ खर्च कर दिए. अब 2 लोगों के साथ कैसे करोगे, मान लो आपके पास कुछ 100 रुपये अकाउंट में, आपने मेरे को भी चेक काट दिया 100 रुपये का और किसी और को भी काट दिया. अब हम दोनों पहुंच गए बैंक में. अब बैंक ने कहा 100 ही रुपये और 2 चेक हैं 200 के, तभी तो हमारा चेक बाउंस करना वो इलीगल बनाया है, राइट. तो ये इस पे बड़े बड़े स्कैम हुए हैं. ओके. कुछ 1890 में बिफोर जब रेलवेज का काफी बूम चल रहा था, तो एक कंपनी थी यूएस में, कुछ एंटरप्रेन्योर्स थे,
वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे थे, तो उनको पैसे रेज करने थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने उस टाइम पे फिजिकल शेयर्स होते थे, जैसे अभी हमारे यहाँ भी इंडिया में डीमैट चलता है, सब जगह डीमैट है, पर पहले शेयर्स जो होते थे वो शेयर सर्टिफिकेट्स वगैरह पे होते थे। तो उन्होंने ये किया कि एक सिटी में जाके अपना IPO किया और वहाँ अपने शेयर बेचे, और सेम ही शेयर दूसरी सिटी में भी जाके बेच दिए। तो वो रजिस्ट्रार के पास पहुंचे, उससे पहले ही उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे तो इतने ही शेयर हैं और हम और बेच सकते हैं। तो उनको मान लीजिए परमिशन थी 30 शेयर्स बेचने की, तो उन्होंने 30 शेयर्स जो थे वो बेचने वाले एक शेयर में भी बेचे, दूसरे में भी बेचे, तीसरे में भी पहुंचे, और इस तरह उन्होंने खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। अब शेयर्स तो 30 ही थे, वो मल्टीपल लोगों को बिक गए, पर पैसा सबने दे दिया, तो वैल्यू हर स्टॉक की गिर गई ना। असली तो 30 ही है, पर 10 लोगों ने 30 करके 300 खरीद लिए, पैसा उन्होंने सबका 300 का ले लिया, तो वैल्यू तो 1/10 हो जाएगी एक शेयर की। तो ये इन्वेस्टर्स का को पता लगा कि यार हम तो जो एक शेयर खरीदा था उसकी वैल्यू एक्चुअली 0.1 है। और यहाँ पे इस तरह की चीज़ें करी हुई हैं लोगों ने। इस पे फिर रूल्स आए, ये बिकॉज दिस इज क्वालिफाइड एज फ्रॉड, तो इस पे रूल्स आए। बट दिस इज द की प्रॉब्लम दैट पीपल हैव टू सॉल्व व्हेन दे आर बिल्डिंग पेमेंट सिस्टम्स, एंड ब्लॉकचेन सॉल्व्स दिस प्रॉब्लम ब्यूटीफुली। कि आप ब्लॉकचेन में जब पैसा किसी को एक जब चेन बढ़ेगी तो एक बार में एक ही ब्लॉक आ सकता है, और वो ब्लॉक वैलिडेट करता है कि यार पैसा A से B के पास गया और अब B के पास आ गया, अब A के पास नहीं है। A ये नहीं कर सकता कि पैसा B को भी भेज दिया और C को भी भेज दिया, एक ना एक रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉक देखेगा कि अच्छा A के पास तो इस ब्लॉक से पहले इतने पैसे थे, अब A ने B को भी भेज दिया और C को भी भेज दिया, तो इनमें से एक तो गलत है। सो यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है। हाँ। जो लोग सीखना भी चाहते हैं, माइनिंग में बहुत इंटरेस्ट है आज की डेट में, अगर आप एनवीडिया का स्टॉक देखेंगे, सो एनवीडिया का स्टॉक रॉकेट हुआ क्योंकि ग्राफिक कार्ड्स की सेल बहुत ज्यादा बढ़ गई, डिमांड बहुत ज्यादा हाई है, एंड वो हम सबको पता है कि ग्राफिक कार्ड्स की जो सेल है वो गेमिंग की वजह से नहीं है, वो बिटकॉइन माइनिंग की वजह से है। तो माइनिंग क्या है, माइनिंग को लोग समझना चाहते हैं। तो अभी मैं ये डबल स्पेंड प्रॉब्लम बता रहा था ना, कि एक ब्लॉक क्या वैलिडेट करता है कि A ने पैसे B को भेजे और A ने पैसे C को भी भेजे, जबकि पैसे मान लीजिए उसने 100 रुपए दोनों को भेजे, तो इनमें से एक गलत है, किसी एक को ही सही मानेंगे। तो माइनर्स जो होते हैं वो इसको वैलिडेट करते हैं कि कौन सा सही है, कौन सा सही है। A ने, अच्छा सही तो दोनों ही है, पर जो पहले हो गया वही सही होगा, क्योंकि A के पास B को जब पहुंच गए तो फिर वो C को कैसे दे सकता है। तो मान लीजिए जो पहले आ गया वो सही है। तो हमेशा आपने सुना होगा माइनिंग में एक टफ प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, और जो सबसे पहले सॉल्व करता है उसको रिवॉर्ड मिलता है, राइट। तो यही होता है, आप पहले सॉल्व करते हैं कि ये कौन सा ट्रांजैक्शन में से पहले हो गया था, पहले किसको रिसीव हुआ था, दूसरे वाले का ट्रांजैक्शन रिसीव नहीं होगा तो उसका कैंसिल हो जाएगा। तो यही माइनर करते हैं, और इसको करने के लिए वो एक क्रिप्टोग्राफिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वो प्रॉब्लम आप मैनुअली नहीं सॉल्व कर सकते, उसके लिए आपको GPU लगता है, या सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर लगता है, उसकी चिप आती है, वो काफी फास्ट प्रोग्रामिंग करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करती है, एंड इट्स अ रेस। जो पहले सॉल्व करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, और रिवॉर्ड में मिलता है बिटकॉइन। और वो रिवॉर्ड जो होता है वो हर हाल्विंग साइकिल में वही रिवॉर्ड हाफ हो रहा है। सो जो आपने हाल्विंग बोल दिया, तो एक बार लोगों को समझाइए कि हाल्विंग क्या होता है। हाँ, तो हाल्विंग एक बहुत इंपॉर्टेंट हाल्विंग के अराउंड हमारी पूरी इंडस्ट्री बनी हुई है जी। हाल्विंग बेसिकली सेज कि हर बार ये जो रिवॉर्ड मिल रहा है ये आधा होता जाएगा, है ना। तो जैसे ऐसे हर 4 साल में एक बार हाल्विंग होती है। इट्स बेसिकली एन आइडिया दैट सेज दैट लुक, आई एम रिड्यूसिंग द रिवॉर्ड एवरी साइकिल, बिकॉज नंबर ऑफ बिटकॉइंस जो है वो पीछे फिक्स्ड है, राइट। तो सिस्टम में 21 मिलियन ही बिटकॉइन है, 19 मिलियन ऑलरेडी डिसिपेट हो चुके हैं रिवॉर्ड की तरह, अब पीछे 1-1.5 मिलियन ही बचा है। तो बहुत लंबे टाइम तक चलाने के लिए हर बार रिवॉर्ड को कम करते जाना पड़ेगा। तो पहले रिवॉर्ड 12 बिटकॉइन होता था, फिर 6 हुआ, फिर पहले 13 होता था, फिर 6.5 हुआ, ऐसे कर करके हर बार वो हाफ होता जाता है। तो जब भी हाफ होएगा तो एक तरह से आप ये देखिए कि जो फ्रेश सप्लाई इंट्रोड्यूस हो रही है वो कम हो रही है, सॉरी, जो रिवॉर्ड आ रहा है वो कम आ रहा है, राइट। पर जो कॉस्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो सेम रहती है, राइट। तो लोग ये हाइपोथेसिस बनाते हैं कि हर बार प्राइस बढ़ेगा इसको कॉम्पनसेट करने के लिए, राइट। हर बार प्राइस बढ़ेगा इसको कॉम्पनसेट करने के लिए, क्योंकि फिर अदरवाइज माइनर के लिए रिवॉर्ड इनफ नहीं होगा। और इसके अराउंड इकोसिस्टम में काफ़ी चीज़ें होती हैं, नई चिप्स इंट्रोड्यूस होती हैं क्या कि जो ज़्यादा तेज़ी से माइन कर पाएँ एंड सो ऑन। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ट्रेडर्स के लिए वो ये है कि टिपिकली बिटकॉइन की जो बुल साइकिल्स होती है ना, वो ये, अब ये सिर्फ ऑब्जर्व्ड फैक्ट है, इसका कोई बेसिस नहीं है, ऑब्जर्व्ड है कि टिपिकली बिटकॉइन की जो बुल साइकिल होती है वो हाल्विंग के 6 महीने बाद चालू होती है और करीबन 1-1.5 साल चलती है उसके बाद। तो बिटकॉइन का यूजुअली हाल्विंग के 6 महीने के बाद ये बोलते हैं कि वो अपना प्रीवियस हाई को, जो
प्रीवियस रैली का हाई था उसको निकाल दिया. इट्स अ सीजनल इंडस्ट्री एंड टिपिकल साइकिल्स आर 2 years and 2 years. So in the और हाविंग 4 साल में एक बार होती है. तो हाविंग के 6 महीने बाद टिपिकली लोग कहते हैं कि प्रीवियस हाई निकल जाना चाहिए, नया चालू हो जाना चाहिए मूव अप, और उसके बाद 1-1.5 साल तक ये रहता है. और उसके बाद ऑफ कोर्स सारे जो मार्केट्स होते हैं, इक्विटी मार्केट्स हों चाहे कोई भी मार्केट हो, मार्केट्स हमेशा ओवर रीच करते हैं, फिर करेक्ट होते हैं, फिर ओवर रीच करते हैं, फिर करेक्ट होते हैं. यानी ऊपर जाते हैं, ज़्यादा चले जाते हैं ऊपर, महंगे हो जाते हैं, फिर बिकते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं और प्राइस डिस्कवरी चलती रहती है. तो हाविंग जो हुई थी लेटेस्ट अभी 2024 में हुई है अप्रैल में. तो अभी हम जहाँ हैं वहाँ करीबन 6 से 8 महीने हुए हैं हाविंग हुए हुए. और वो आप इस बार भी वही पैटर्न रिपीट हो रहा है, विच इज़ अबाउट प्रीवियस हाई निकाला और उसके बाद एक और कैटलिस्ट आया. एंड जनरली इट लुक्स लाइक 2025 इज गोइंग टू बी अ गुड ईयर फॉर फ्रॉम अ मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू. बिटकॉइन का प्राइस मूवमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स से काफ़ी रिलेटेड. अभी कई सारे जो है रिटेल पार्टिसिपेंट हैं क्रिप्टो के अंदर, वो मीम कॉइन्स की तरफ बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि इंक्लाइंड है. हाँ. अब स्टार्टिंग विद डॉज, शिबा इनू, तो उनको मीम कॉइन्स में बड़ा इंटरेस्ट आता है. हाँ. तो आप मीम कॉइन्स के ऊपर क्या बताना चाहोगे? मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए ये बहुत हाई वॉलेटाइल कॉइन्स हैं, तो इनमें आप अगर ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से करें. क्योंकि इनका फंडामेंटल बेसिस आप जरूर चेक करें. यूजुअली जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ऑडियंस होती है, जो हमारी ऑडियंस होती है, दे स्टिक टू टॉप 100 कॉइन्स. फ्यूचर्स में टिपिकली टॉप 100, ऑप्शंस में तो जैसे आप डेल्टा पे देखेंगे सिर्फ बिटकॉइन और ईथर के ऑप्शंस लिस्टेड है. क्योंकि बाकियों में वॉलेटिलिटी इतनी है ही नहीं, इतनी ज़्यादा है सॉरी, कि आप, और लिक्विडिटी इतनी कम है कि आप ऑप्शंस नहीं दे सकते. बिटकॉइन ईथर सेफ हैं, उनके ऊपर काफ़ी चेकिंग हो चुकी है, काफ़ी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, काफ़ी रीबटिंग हो चुकी है उनकी, तो उसमें ठीक है आप कर सकते हैं. पर ये जो छोटे कॉइन्स हैं वो काफ़ी सारे कम्युनिटी बेस्ड हैं. तो कोई भी कॉइन निकाल देता है, उसके बाद उसका कुछ प्रमोशन होता है और फिर लोग बाय कर लेते हैं, और इसमें अगर मतलब काफ़ी लोगों का काफ़ी नुकसान भी लगा है. तो केयरफुल रहना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बुरी होती है, आपको समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, पर रिसर्च करना पड़ेगा. पर इफ़ यू वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड इन मीम कॉइन्स, डू इट विद अ लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल, समथिंग दैट यू आर विलिंग टू लूज, एंड बी रिसर्च, because the volatility will be very high. You need to know when to enter and when to exit. A lot of them, like I said, not all projects are bad, but there are definitely some जो अच्छे नहीं है. क्योंकि ऐसी जगह क्या होगा ना, बहुत सारे ऐसे लोग भी आएंगे जो तेजी से पैसा बनाना चाहते हैं और पैसा बना के निकल जाएंगे, और फिर पंप एंड डंप होगा. पंप एंड डंप होएगा सर, वो इन्वेस्टर्स के पैसे अटक जाएंगे. तो अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं यहाँ पे शिबा इनू कॉइन की, तो उसके ऊपर आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए शिबा, अगेन मैंने शिबा इनू को इतना क्लोजली फॉलो नहीं किया है. आई नो द एक्टिविटी, क्योंकि हम स्पेस में हैं तो हमें ये तो पता होता है कि कौन से कॉइन में एक्टिविटी हो रही है. आई थिंक पिछली साइकिल में जब डोज चला था, तो उसके बाद डोज कॉइन चला था, तो उसके बाद शिबा इनू में भी एक्टिविटी हो गई थी, पर रीजंस बहुत अलग थे. जो डोज कॉइन है उसका जो आर्किटेक्चर है वो एग्जैक्टली सेम है बिटकॉइन जैसा, और बेसिकली इट वाज अ टेस्टिंग प्रोजेक्ट जो किसी ने बनाया कि मैं अपना बिटकॉइन बनाता हूँ, एवरीथिंग एल्स द सेम बट नाम अलग होगा, राइट. तो उसके बाद उसको एलन मस्क ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया. आई थिंक उनके भी कोई प्लान्स होंगे कि आगे मैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना हुआ है ना, इसको कहीं यूज़ कर सकता हूँ. दे हैव अ डिफरेंट स्टोरी, बट उसको देख के शिबा इनू में भी एक्टिविटी चालू हुई, एंड उसके बाद से मैंने ज़्यादा फॉलो नहीं किया है कॉइन को. बट अगेन मीम कॉइन है, कोई खास बेसिस नहीं है. जो टीम है वो खुद ही क्लेम कर रही है कि लुक देयर इज नो बेसिस टू इट, दिस इज जस्ट इंटरेस्ट बेसिस, कि इंटरेस्ट है, अच्छा लग रहा है इसलिए खरीद लिया, और कुछ नहीं. एंड व्हाट अबाउट डॉज? जब से एलन मस्क ने इंटरेस्ट दिखाया है तो कई बार लोगों को रॉकेट ऊपर जाता हुआ और नीचे आता हुआ दोनों दिखाया. तो डू यू थिंक कि जब तक एलन मस्क का सपोर्ट है तब तक ये इट विल गो टू द मून? कहना मुश्किल है. देखिए लगता तो है कि कुछ ना कुछ आएगा उसमें, पर कहना मुश्किल है, क्योंकि nowhere he has come out and said or there has been any formal announcement of कि कुछ कर रहे हैं. बट छोटी सी अनाउंसमेंट से रॉकेट बन जाता है वो. हाँ, वो अगेन वहाँ पे लिक्विडिटी पैटर्न्स भी कैसे हैं वो समझने पड़ेंगे. पर ये सब कॉइन्स काफी वॉलेटाइल हैं, तो काफी ध्यान से. इसके फ्यूचर्स तो अवेलेबल हैं आपके प्लेटफॉर्म पे, डेल्टा पे. हाँ, डॉज में इनफ लिक्विडिटी है, फ्यूचर्स अवेलेबल हो, बट ऑफ कोर्स नॉट एज कंपेयर टू बिटकॉइन. क्योंकि बिटकॉइन में आप देखिए हमारे यहाँ पे $1 बिलियन का डेली टर्नओवर, यानी ट्रेडेड वॉल्यूम,
और इथीरियम में उसका करीबन 20-30-50% के आसपास है, और बाकी सारे मिला के फिर छोटे कॉइन्स में है। तो डोज एक्चुअली पिछली साइकिल से इस साइकिल तक डोज काफ़ी आगे आ गया है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। अच्छा परफॉर्म किया है, रीबट हो चुका है, काफ़ी टाइम तक इन एंड आउट हुआ है, काफ़ी लोगों का पार्टिसिपेशन है। अ लॉट ऑफ पीपल आर बैंकिंग ऑन कि इसमें कभी ना कभी कुछ हो सकता है बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। टेक्नोलॉजी इज़ द सेम एज बिटकॉइन, तो किसी और प्रोजेक्ट में क्लोज लूप इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ हो सकता है। बड़ा उससे पॉइंट जो है वो एलन मस्क इज इन्वॉल्व, तो वहाँ पे कुछ हो सकता है। So few last questions. What do you think? What is the future of cryptocurrencies in India? आई थिंक क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर ओवरऑल काफ़ी ब्राइट है। Okay. देखिए, आप काफ़ी सारे सोफिस्टिकेटेड और सीरियस पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं क्रिप्टो मार्केट। 2024 इज अ पिवटल ईयर बिकॉज एक तो बिटकॉइन का ETF लॉन्च हुआ। जो वो ETF है वो अब वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ETFs है यूएस में। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन आई यूएस की, दैट इज प्रो क्रिप्टो। Okay. और तो जनरली क्रिप्टो के लिए अच्छा है। उसके बाद इंडिया एक थोड़ा लैगार्ड रहा है क्रिप्टो को लेकर बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। शायद नंबर ऑफ वॉलेट होल्डर्स और नंबर ऑफ यूजर्स में आई थिंक इंडिया नंबर 1 है, पर नॉट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। My sense is India will dominate the cryptocurrency space, but more from futures and options side. Of course, मेरा business है तो मैं ऐसा बोलूँगा अभी वहाँ पे, but उसका रीज़न एक और भी है। आप इक्विटी मार्केट्स को देखेंगे ना, तो इंडिया का पार्टिसिपेशन इक्विटी मार्केट्स में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, इंडिया इज 60% ऑफ द ग्लोबल ट्रेडिंग एक्टिविटी। इंडिया इज द लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, एंड नॉट जस्ट नाउ, नॉट जस्ट इन लास्ट 2-3 years, सिंस 2017। 2005 से सिर्फ 3 कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बहुत बड़ी हैं। कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया। यही 3 कंट्रीज हैं। उस टाइम भी 3 ही थी। उस टाइम कोरिया नंबर 1 होता था, फिर यूज हुआ, फिर अभी 2017 के बाद से इंडिया है। और यहाँ पे मुझे ये मतलब नेचर, यहाँ पे बेसिकली सैवी है ऑडियंस फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को लेकर। तो देयर इज नो रीजन कि इंडिया क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी नंबर 1 ना हो या वन ऑफ द टॉप कंट्रीज ना हो। आप क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप देखो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की एक्टिविटी देखोगे तो दिन में 200 बिलियन ट्रेड होता है। डेल्टा पे तो कभी 1-1.5 बिलियन ही होता है, और बाकी हमारे इंडिया में जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो भी कंपैरेटिवली हमारा टोटल अगर हमारा 2 होता है तो 2.5 से ज़्यादा नहीं होता, या 2.3 से ज़्यादा नहीं होता। तो दैट इज़ व्हाट 1% to 2%। तो जो चीज़ इक्विटी मार्केट में 60% है वो क्रिप्टो मार्केट में सिर्फ 1 या 2% है, एंड दैट्स वेयर अ लॉट ऑफ पार्टिसिपेशन विल कम। सो आपको लगता है लॉन्ग वे टू गो, लॉट्स टू डू, एंड आई थिंक दिस इज द मार्केट दैट विल डोमिनेट द फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। और लिक्विडिटी प्रोफाइल में भी लिक्विडिटी आपको दिखेगा कि इंडियन एक्सचेंजेस पे इवेंचुअली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सो बहुत मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन रहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उनके खुद के भी सवालों के जवाब मिले होंगे, एंड बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि हम इसे यहाँ पे रोकें, बट मुझे लगता है आज के इस पॉडकास्ट के लिए एनफ इन्फॉर्मेशन हमने दी है। एंड नेक्स्ट पॉडकास्ट अगर आपको सर के साथ दोबारा चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट लिखिएगा, मुझे पता लग जाएगा मुझे सर को दोबारा इनवाइट करना है। एंड जो भी आपके क्वेश्चंस हो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, सो दैट नेक्स्ट टाइम हम उन क्वेश्चंस को लेकर एक दोबारा से पॉडकास्ट करें। एंड लास्ट मैसेज फॉर आवर ऑडियंस जो आप देना चाहेंगे। देखिए, लाइक आई वाज सेइंग थ्रू द पॉडकास्ट, दिस इज़ अ गुड इंडस्ट्री। यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। हर चीज़ को आप सिनिकल तरीके से देख सकते हैं कि नेगेटिव है या नहीं है, पर आप रिसर्च करें अपनी। हमारा प्लेटफॉर्म आके ब्राउज करें। प्लेटफॉर्म बहुत सिंपल है, वेबसाइट हमारी delta.exchange है, जो नाम है वही वेबसाइट है। आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप एक बार जाके चेकआउट जरूर करना, बिकॉज अगर आपको ऑप्शंस में इंटरेस्ट है तो आपको समझ आएगा, यहाँ पर कंप्लीटली ऑप्शन चेन आपको दिखेगी। आप लेवरेज पे ट्रेड कर सकते हो, आपने स्टॉप लॉस लगा सकते हो, टारगेट लगा सकते हो, और यहाँ पर स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर सकते हो और उनका पे ऑफ भी देख सकते हो। तो ये सब आप डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। डेली एक्सपायरीज है, डेली एक्सपायरी सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट। हाँ, और जैसे रोज 5:30 बजे एक्सपायरी होती है। रोज 5:30। अच्छा, बिटकॉइन जैसे एसेट में डेली एक्सपायरी बहुत हेल्प करती है ना, क्योंकि आप लंबी एक्सपायरी लोगे तो आपको मतलब डेली में आपका वो जल्दी हो जाएगा, प्लस आपको थीटा भी अच्छा मिलता है, क्योंकि 65% वॉलेटिलिटी सेलर्स के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो हाफ, अभी हम देख रहे थे ना, 0.5% प्रीमियम है रोज का सेलर्स के लिए ऑन एन एवरेज। तो वो काफी इंटरेस्टिंग है। पर लाइक आई सेड, आप रिसर्च करिए, प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करिए, खुद देखिए, और अगर उसके बाद ही आप अपना ट्रेडिंग चालू करिए। हम लोग काफ़ी एक्सेसिबल हैं,
पुश करके लिंक में आपको हमारे सोशल हैंडल्स भी मिल जाएंगे जी और हम कम्युनिटी से काफ़ी बात करते हैं. आप आइए हमारे प्लेटफॉर्म पे, जो भी कोई फीडबैक हो हमसे बात करिए. वी आर वेरी एक्सेसिबल, वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू हैव अ चैट एंड यस दैट्स प्रीटी मच. थैंक यू सो वेरी मच एंड बहुत जल्दी हम मिलेंगे आपको अगले पॉडकास्ट में. प्रोबेबली एक बार हम और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं. सो जो भी हम क्रिप्टो स्पेस में एक्सप्लोर करेंगे वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे. सो बी कनेक्टेड, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन. यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद.